नमस्कार मित्रों, एलटी ग्रेड और जीआईसी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं हम लोग। और इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा ये सेट नंबर सेकंड है। थोड़ी देर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है लेकिन कंटिन्यू रहेगी। और शायद डेली हो जाए और इसकी सीरीज चलाने का ऑफलाइन क्लास मेरे पास काफी, तो इससे में इतनी देर हो जाती है। अगर आप रहेंगे तो हमारा जो आप लोग वेट कर रहे हैं खुले रहना है बच्चे, समझने की कोशिश कीजिएगा। पैटर्न बदला हुआ है और आगे जो आपके दूसरे एग्जाम्स हैं उनका पैटर्न भी श्योर बदलेगा। ऐसे में बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी मोड में पढ़ना बहुत जरूरी है। रहेगा और इसी कोर्स में हम इस सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके फिल्म्स के क्वेश्चन के साथ साथ हम मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकें। और जो हमारा कोर्स है इस आगे सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन पर है, उस कोर्स में हम फिल्म्स के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग और पूरा फोकस रहेगा हमारा कि पूरी सीरीज एक अच्छे मोड में चले। तो उस सिलेबस में हम प्रीलिम्स के साथ साथ जो मेंस के आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से लेंगे, कैसे आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लेकिन याद रखिएगा इन सबके के लिए जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी, तो केवल इससे काम चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि आपको उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए नो डाउट कहीं ना कहीं कोर्स तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए आज का समय जो है वो कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का समय है। कंपटीशन में ये मायने कभी नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में यह भी मायने रखता है कि दूसरा कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है हमें अपनी स्ट्रेटजी भी उसी को ध्यान में रख कर के बनानी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि भाग-दौड़ बहुत है और डेली का डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो कंपटीशन टफ होता जाता है। कमिंग एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ इतने हमारे अगर आप जाएँगे तो टीजीटी, पीजीटी के भी हमारे 75 प्रैक्टिस सेट अभी पड़े हुए हैं। उसमें 25 अभी हम और ऐड करेंगे, उसको 100 तक ले आएँगे। हिस्ट्री के भी पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी पढ़े हैं। उनको भी आप पढ़ सकते हैं, उनको भी अच्छे से आप उनकी उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा बच्चों। और बाकी इस ट सीरीज़ पे तो डेली आप लोग देखिए ही। और हाँ, मॉर्निंग में 9 एएम पर प्रीमियम होता है। प्रीमियम पर मैं लाइव रहूँगा। अगर कोई डाउट रहे तो उस समय भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज़ लाइक कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लाइव में डायरेक्ट अभी इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम आगे-पीछे हो जा रहा है मेरा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने, बिलोबी ने, ठीक है? निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और बिलोबी। अब इसमें ऊपर के 3 नाम सुकरात, प्लेटो और अरस्तू, इन तीनों से आप परिचित हैं। सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तू। सुकरात ने जो बातें प्रश्नोत्तर शैली में कही, उन्हीं बातों को प्लेटो एक किताब का स्वरूप देता है और वह किताब भी जो लिखता है रिपब्लिक, उसमें भी उसको वह क्वेश्चन आंसर शैली में ही लिखता है, इन प्रश्नोत्तर शैली में ही लिखता है। और वह इसलिए इसको लिखता है कि लोगों के सामने सुकरात का विचार आ सके। वह इसलिए क्योंकि सुकरात की जो असमय मृत्यु हुई थी, क्या कह सकते हैं, एक हत्या हुई थी, उससे वह काफ़ी दुखी था। ठीक है? सुकरात और प्लेटो और अरस्तू तीनों ने ही राज्य की व्याख्या की हुई है। लेकिन तीनों की राज्य की व्याख्या में यहाँ ध्यान देने की बात है कि तीनों की राज्य की व्याख्या में भूमि
को आवश्यक तत्व नहीं माना गया है, यानी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है, तो माना गया है, माना है। तीनों ने, सुकरात ने भी, प्लेटो ने भी और अरस्तु ने, तीनों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, यानी भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व में गिनते हैं। लेकिन वहीं पर एक है चिंतक WF विलोबी, विलोबी यानी डी ऑप्शन, ये जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। यहां याद रखिएगा, विलोबी जो है ये राज्य, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, जबकि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों ही भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? अब यहां इंपॉर्टेंट है, पहला है बेंथम, दूसरा है JS मिल, तीसरा है कार्ल मार्क्स और अगला है हीगल। अगला है हीगल। किसने कहा कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, JS मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। ईश्वर की गति यानी एक तरह से राज्य को ईश्वर की रचना मानता है। कौन इनमें से? बेंथम, JS मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। आंसर क्या होगा बताइए भाई? इसका आंसर होगा हीगल। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? हीगल होगा। डी, बेंथम, JS मिल और कार्ल मार्क्स नहीं होंगे। दरअसल हीगल एक जर्मन दार्शनिक था, आप लोग जानते होंगे, जर्मन फिलोसफर था और यह आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक था, यानी यह आदर्शवाद को मानने वालों में से प्रमुख था। और आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद क्या कहता है कि इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सभी विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। क्या है? विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। हीगल क्या कहता है इस संदर्भ में? अब यहीं पर हीगल ये कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। वह कहता है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। राज्य जो है आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। वास्तव में यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह राज्य को सर्वोपरि मानता है, यानी कहीं ना कहीं यह जो है गार्नर के हिसाब से के अनुसार चलता है। इसलिए गार्नर कहते हैं कि राज्य से ज्यादा कुछ नहीं, राज्य से कम कुछ नहीं, यानी राज्य ही सब कुछ है। यानी जैसे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य से हो रहा है और राजनीति विज्ञान की समाप्ति भी राज्य पर ही होती है। बिल्कुल उसी तरह से हीगल भी कहीं ना कहीं इसी बात का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम, हिलक्रिस्ट, केटेल या फिर गार्डनर? बताइए भाई किसने कहा है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इवन यह क्वेश्चन GIC में भी पूछा गया है, इवन यह क्वेश्चन इससे पहले, ठीक है, ठीक है, और कई अलग अलग स्टेट के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए? इसमें आंसर हो जाएगा ए, आशीर्वादम। डॉक्टर आशीर्वादम की एक प्रमुख बुक थी और उसका नाम ही था, पॉपुलर बुक ये भी है, ठीक है, और उस बुक का नाम ही क्या था? पॉलिटिकल साइंस। यानी इन्होंने बुक ही इसी नाम से लिखी थी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। ठीक है, और अपनी इस बुक में इन्होंने एक इसका चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है राज्य का स्वरूप। क्या नाम है? राज्य का स्वरूप यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। उसमें ये लिखते हैं या कह सकते हैं कि उसमें राज्य और समाज के, राज्य के स्वरूप में राज्य और समाज के बीच में संबंध होता है, उसकी इन्होंने एक विस्तृत व्याख्या की हुई है। उसमें उसमें जो है दोनों के संबंधों पर टिप्पणी करते हैं। राजनीति विज्ञान नामक पुस्तक में राज्य के स्वरूप नामक अध्याय में यह क्या करते हैं? समाज और राज्य के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हैं, या कह सकते हैं टिप्पणी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और उसमें लिखते हैं
कि जैसे ईंटों की दीवार में, जो ईंट की दीवार होती है, जैसे ईंटों की दीवार में ईंट जो है यदि समाज है, ईंट यदि समाज है, तो ईंटों को बांधने के लिए जो राज्य है वही काम आता है। यानी वो कहता है कि ईंटों की दीवार में यदि समाज क्या है, ईंट है, तो राज्य क्या है, सीमेंट है। वह यह कहता है कि दीवार तभी बन सकती है जब सीमेंट रूपी समाज में ईंट रूपी राज्य कार्य करे। यानी वह कहता है कि बिना राज्य के समाज नहीं है और बिना जो है समाज के राज्य नहीं है। यानी राज्य और समाज दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और बिना इनके मिले कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पर एक और हमें चिंतक का नाम जान लेना चाहिए, वो है बार्कर। बार्कर क्या कहता है? बार्कर कहता है, ठीक इसी तरह का स्टेटमेंट है, मैं सिमिलर है इसलिए बता दे रहा हूं यहां पर आपको। डॉक्टर आशीर्वादम के अलावा बार्कर भी क्या कहता है इस संदर्भ में? बार्कर लिखता है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है। समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार से कायम ना रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी वो कहता है कि समाज तभी रह सकता है जब राज्य होगा, क्योंकि राज्य ही समाज को कायम रखने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या है कि समाज और राज्य दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डॉक्टर आशीर्वादम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औचित्यपूर्ण शक्ति है, लॉजिकल पावर। औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन, सत्ता। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इफेक्टिव है। क्या कह रहा है? औचित्यपूर्ण शक्ति है, लॉजिकल पावर है प्रभाव, ज्ञान, धन और सत्ता। बताइए भाई औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? भाई औचित्यपूर्ण शक्ति किसको मानेंगे? प्रभाव को, इफेक्ट को, नॉलेज को, धन संपदा को, पावर को, धन संपदा को, मनी को, या फिर पावर को, सत्ता को। अब सत्ता कई प्रकार की होती है, सत्ता कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहां राजनीति विज्ञान में सत्ता का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है ना, राजनीति विज्ञान में सत्ता का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक शक्ति। ठीक है ना, राजनीतिक शक्ति। तो औचित्यपूर्ण शक्ति कौन होगी? सत्ता। क्यों होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता को ही औचित्यपूर्ण शक्ति माना जाता है। वास्तव में सत्ता को ही औचित्यपूर्ण शक्ति माना जाता है, क्योंकि सत्ता की बात को मानना सबके लिए अनिवार्य होता है। सत्ता रूपी शक्ति जो निर्णय लेती है उसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है और सब यह मान करके इसको चलते हैं, इसकी बात तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह विधिक शक्ति है, क्योंकि यह विधिक शक्ति है। और अगर विधिक शक्ति है यानी इसमें इसकी औचित्यपूर्ण वैधता है, तो औचित्यपूर्ण वैधता को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैंने कहा सत्ता, राजनीतिक सत्ता की बात कर रहे हैं, तो सत्ता किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, सत्ता किसी सरकार की भी हो सकती है, या सत्ता किसी राज्य की भी हो सकती है। ठीक है, या किसी की भी हो। अगर व्यक्ति है तो उसमें बुद्धिमत्ता होगी, उसमें योग्यता होगी, ठीक है, और उसमें विवेकशीलता भी होगी। अब अगर किसी में योग्यता है, विवेकशीलता है, बुद्धिमत्ता है, तो उसके निर्णयों को मानना तो औचित्यपूर्ण होगा ना। जाहिर सी बात है कि सत्ता को हम औचित्यपूर्ण शक्ति मान सकते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकियावेली के अनुसार, अब मैकियावेली को सभी लोग जानते हैं। मैकियावेली इटली का एक कह सकते हैं प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री था और आरंभिक राजनीति विज्ञान के विकास में या आरंभिक राजनीति विज्ञान की सोच में इसकी बड़ी भूमिका है। मैकियावेली के अनुसार पहला विकल्प कहता है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। बी कह रहा है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। सी कह रहा है व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप मैकियावेली को पढ़े हुए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सीधे आप आंसर लगा दीजिए ए। मैकियावेली क्या मानता है? मैकियावेली यह मानता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, दुष्चरित्र है और अवसरवादी है। वास्तव में वह इटली के नागरिकों के बारे में इस रेफरेंस इटली के नागरिकों के बारे में कहता है। और किसमें कहता है?
इसमें कहता है भाई, इसकी पॉपुलर बुक कौन थी, सभी लोग जानते हैं इसकी पॉपुलर बुक, द प्रिंस। द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस में क्या कहता है ये, द प्रिंस में यह कहता है कि स्पेशली इटली के नागरिकों को संबोधित करते हुए यह कहता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, दुष्चरित्र है और अवसरवादी है। वह कहता है कि यह जब अच्छा बनता है तो अच्छा भी अपने स्वार्थ के कारण बनता है। उसका यह मानना है कि अगर इसके पास तो या तो स्वार्थ के कारण अच्छा बनता है या फिर यह भय के कारण अच्छा बनता है। वह कहता है कि वास्तव में यह अपने लालच को, स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। यह अपनी वासनात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। वह तो यहाँ तक कहता है कि यह स्वभाव जो वो व्यक्ति है, वह स्वभाव से ही दुराचारी होता है। यानी जितना बोल सकता है उतना वह बोलता है व्यक्तियों के बारे में। अब आपको विचार करना है कि वह सही कहता है या फिर वो गलत कहता है। लेकिन कहता वह यही है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से क्या है, स्वार्थी है, दुष्चरित्र है और सर्ववादी है। इसीलिए वह कहीं न कहीं लोकतंत्र का समर्थन भी नहीं करता है, क्योंकि वह यह मानता है कि लोकतंत्र सार्थक है कहाँ पर? जहाँ पर व्यक्ति क्या हो? स्वार्थी नहीं हो, दुष्चरित्र नहीं हो और अवसरवादी नहीं हो। इसीलिए वह इटली में इस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। लेकिन वहीं वह स्विट्ज़रलैंड के बारे में कहता है कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लिए ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वहाँ के लोगों को वह बहुत अच्छा मानता है। वह मानता है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड लैंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र अच्छा हो सकता है। बाकी वह इटली में अच्छा लोकतंत्र के लिए वह शुभ अवसर नहीं मानता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन-सा एक अरस्तू के विचार ने निम्न में से निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? कौन से एक, याद रखिएगा, कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, दूसरा राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है और तीसरा ऐतिहासिक विधि। जो लोग लाइव देख रहे हैं वह साथ-साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है? आंसर देते हुए भी चलें। हमसे पहले क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करें कि पकड़ लें। बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हमारे आंसर बताने का तरीका दूसरा होगा, लेकिन आप लोग तुरंत का तुरंत भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, मैं बार-बार रिपीट करूँगा, केवल प्रश्न को उत्तर को रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नए-नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, उसके लिए डीप स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है। तो निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, तीसरा ऐतिहासिक विधि, चौथा सभी। बताइए भाई, इनमें से किस एक विचार ने किसके अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? बताइए भाई, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? कौन सा इसमें सही होगा? अगर एक की बात करें तो एक तो है ही नहीं है, क्योंकि अरस्तू से मैकियावेली कई मामलों में प्रभावित था। वह नैतिकता और राजनीति का जो पृथक्करण था, इससे भी प्रभावित था, क्योंकि अरस्तू ने ही पहली बार नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण किया और इसी आधार पर राजनीति विज्ञान अलग विषय बनाया और इसीलिए एक विषय के रूप में अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरा, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन, नो डाउट यह प्रभावित था इस बात से कि राज्य जो है किसका है? मनुष्य और समाज का उच्च संगठन है। यानी मनुष्य और समुदाय से मिल करके बनता है क्या? राज्य। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, समाज और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा, ऐतिहासिक विधि की बात करता है, बिल्कुल। जैसे जैसे कि अरस्तू कहता है कि ऐतिहासिक विधियां जो हैं वो इतिहास से प्राप्त होती हैं। अरस्तू क्या कहता है कि विधियां जो है वो इतिहास से प्राप्त होती हैं और उनके आधार पर ही हम भविष्य के लिए नई विधि बनाते हैं। मैकियावेली वास्तव में इन सबसे प्रभावित था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। मैकियावेली अरस्तू के इन सभी विचारों से प्रभावित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स या फिर महात्मा गांधी। इनमें से कौन राज्य की वैधता का समर्थन करता है? बताइए भाई। रूसो करता है,
मैकियावेली करता है, ओह सॉरी ये टिक गलत लग गई मुझसे, अभी इसको इरेज़ कर दीजिए। बताइए भई, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन कौन करता है? रूसो करता है या फिर मैकियावेली करता है, मार्क्स करते हैं या फिर महात्मा गांधी करते हैं? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन जो है वो कौन करता है भई? मैकियावेली करता है। कौन करता है? मैकियावेली करता है। वह मानता है कि राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अगर राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो राज्य के लिए हमेशा क्या रहना है, यानी हमेशा त्याग करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि राज्य सर्वोपरि है। ठीक है? राज्य सर्वोपरि है, इसलिए क्या करना है? राज्य के लिए सर्वत्याग की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है? राज्य के अंदर आप राज्य के लिए क्या करें आप? सब कुछ छोड़ दें, यानी राज्य के लिए आप क्या करें? समर्पित हो जाएँ। अब इससे क्या जगेगा भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इससे जगेगा राष्ट्र प्रेम, इससे राष्ट्र प्रेम होगा, इससे राष्ट्र भक्ति होगी। क्या होगी? राष्ट्र भक्ति होगी और ये जो राष्ट्र भक्ति है, यह कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति तो राज्य के लिए होती है, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके कि राज्य ही सब कुछ है, कहीं न कहीं तानाशाही भी जन्म लेती है, जिसको बाद में बनी भी। ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लॉसबेल या फिर बेकर? सत्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं, मैकियावेली क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने ले लिया है। आप लगभग सब जानते हैं इसको कि सत्य की अवधारणा किसने दिया था? मैकियावेली ने दिया था। ठीक है? क्या कहता है मैकियावेली इस संदर्भ में? सत्य की यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बार-बार कि सत्य की अवधारणा मैकियावेली के पश्चात किसने दी? तो यहाँ पर पश्चात में आंसर दूसरा हो जाएगा, लेकिन सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? में क्या हो जाएगा? मैकियावेली हो जाएगा। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार स्वीकार किया है। वह मानता है कि शक्ति ही क्या है? राज्य के अस्तित्व को बनाए रख सकती है। वह मानता है कि र राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानना चाहिए। राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानना चाहिए। इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित करना चाहिए। वह यह मानता क्या था कि प्रेम और भय ये 2 शक्तियाँ ही मनुष्य को बस में कर सकती हैं। प्रेम और भय ही ऐसी 2 शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को अपने बस में कर सकती हैं। लेकिन वह यह भी मानता है कि राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। राजा को प्रेम से काम नहीं करना चाहिए। वह यह भी मानता है कि शक्ति जो है भय की जननी है। भय मतलब डर। शक्ति भय की जननी है और भय जो होता है वह प्रेम की अपेक्षा अनुशासन बनाने में अधिक कारगर होता है। इस बात समझना होगा आपको। हमारे जो परंपरागत लोग थे घर परिवारों के क्या करते थे? वो प्यार कम करते थे, ठीक है ना? थप्पड़ ज़्यादा लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि प्यार से बच्चे खराब हो जाएँगे। अब ये अलग बात है कि आज का समय बदल गया है, ठीक है ना? आज तो अगर आप थप्पड़ लगा दें, अगर अगर टीचर भी थप्पड़ लगा देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पेरेंट्स भी कह के जाते थे कि अगर गड़बड़ करे कुछ तो एकाध डंडे लगाना सीधे इसको, ठीक है? क्योंकि वो मानते थे कि प्रेम से अगर मास्टर भी प्रेम करेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसको सख्त रहना है, मैकियावेली भी इसी को स्वीकार करता है, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हॉब्स? राज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया या फिर मैकियावेली ने किया? बताइए भाई, किसने किया?
राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया प्लेटो मैकियावेली ने। ठीक है, किसमें किया? द प्रिंस में किया। इसमें किया? द प्रिंस में किया। यहां याद रखिएगा कि अरस्तु इसके लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, अरस्तु राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का यानी सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग करता है, जबकि मैकियावेली इसके लिए क्या करता है? राज्य शब्द का प्रयोग करता है। और राज्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राज्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? स्टेटो से हुई है। और जो ये स्टेटो है ये किस भाषा का शब्द है? या इसके पहले के लेक्चर में सब बता चुका हूं मैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है। यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यहां पर हमने जाति को राजनीति में शामिल किया हुआ है। ठीक है, और उस रेफरेंस में क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया एग्जाम में, और इसलिए मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आउट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है? एम.एन. श्रीनिवासन, मायरन वीनर, रजनी कोठारी और मॉरिस जोन्स। वास्तव में ये स्टेटमेंट है डॉक्टर रजनी कोठारी का। डॉक्टर रजनी कोठारी, डॉक्टर रजनी कोठारी ने डॉक्टर रजनी कोठारी की अगर हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो ये एक अच्छी लेखिका थी, अच्छी शिक्षाविद थी, अच्छी राजनीतिक विचारक थी, अच्छी लोक प्रशासन की जानकार थी। इनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, इनकी कई सारी बुकें हैं। ठीक है, वहीं पर इन्होंने जाति और राजनीति के सम्मिश्रण के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। ठीक है, और जाति और राजनीति पर जो रिसर्च किया इन्होंने और उसका जो निष्कर्ष निकाला, उस रेफरेंस में इन्होंने ये कहा है कि राजनीति में क्या कहा इन्होंने कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। ये कहती हैं कि वास्तव में राजनीति और जाति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। ये कहती हैं कि राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय, राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का ही राजनीतिकरण हो जाता है। और राजनीति ने जाति को लीक से हटकर नया संदर्भ दे दिया है। यानी ये मानती है कि जाति ने राजनीति को बदल दिया है, और क्या किया है? इतना बदल दिया है कि इसका जो पुराना स्वरूप था वह बदल गया है। यानी यह मानती हैं आज भारत में, अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो जाति का राजनीतिकरण हो चुका है। और आप इसको स्वयं भी देखते होंगे कि जाति आधारित राजनीति आज के समय में भारत में चरम पर है। यानी आप यह कह सकते हैं कि राजनीति में धर्म अभी भी दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? जाति है वास्तव। और आप अगर इसको गहनता से सोचेंगे तो आप इसको पाएंगे। जाहिर सी बात है कि इसके भी संदर्भ 2 हो सकते हैं, एक सकारात्मक संदर्भ और दूसरा नकारात्मक संदर्भ। जाति का राजनीति में अगर प्रयोग हो रहा है, इसका सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं है, इसका सकारात्मक पक्ष भी होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हर सकारात्मक पक्ष के साथ साथ कुछ ना कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। अब ज्यादा क्या कम क्या है वो बात का विषय है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? यानी अरस्तु को बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट में नहीं लेता। हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर मैकियावेली, इनमें से कौन है जो क्या करता है भाई? अरस्तु की उपेक्षा करता है। बताइए कौन उपेक्षा करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या मैकियावेली? यानी अरस्तु को अपनी राजनीतिक विचारधारा में वह शामिल नहीं करता है। कौन है इसमें? लॉक है, रूसो है या मैकियावेली है? आइए भाई, आंसर हो जाएगा इसका ए, हॉब्स। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा ए यानी हॉब्स।
हॉब्स अंग्रेज दार्शनिक थे। 1651 में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है, उसका नाम क्या था? लेवियाथन। लेवियाथन ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी। हॉब्स प्लेटो और अरस्तु के परिवार संबंधी जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण से असहमति रखता था। हॉब्स जो है प्लेटो और अरस्तु का जो परिवार संबंधी विचार था, कहीं न कहीं उससे असहमत था। वह यह मानता था कि परिवार संबंधी विचार से एक सीमा तक तो सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वह इसके विपरीत सोचता था। और इसके संदर्भ में मैं आगे क्वेश्चन लूँगा, ठीक है? जहाँ पर हॉब्स को डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? इसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, यहाँ म लिखा हुआ है, मूल नहीं है बे, ये भा है, ठीक है? व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। मैकियावेली, गोंदा, हॉब्स या फिर लॉक। इसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। मैकियावेली, गोंदा, हॉब्स या फिर लॉक। बिल्कुल आप लोग जो भी लाइव सॉल्व करें, चाहे जब देखिए, कोशिश करिए कि जैसे लाइव चल रहा है वैसे ही बिल्कुल देखिए, भगा के मत देखिए, पूरा देखिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? इतनी बढ़िया बात कौन कहता है? मैकियावेली कहता है। मैकियावेली ये कहता है कि राजा को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की संपत्ति को हानि हो, क्योंकि वह मानता था कि अगर आपने व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाया, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो है वो राज्य के खिलाफ हो जाएगा। वह यह मानता था कि अगर राज्य व्यक्तियों की संपत्तियों का अधिग्रहण करता है, तो संपत्तियों का यह अधिग्रहण ही कहीं न कहीं राज्य के प्रति असंतोष का कारण बन सकता है। वह यह मानता था, क्योंकि क्या मानता था? कि व्यक्ति स्वभाव मूलतः क्या है? स्वार्थी है। व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है और वह संपत्ति का सृजन करना चाहता है। संपत्ति का सृजन करना चाहता है, और अगर राज्य किसी प्रकार से उसकी संपत्ति को ले लेगा, तो फिर वह उसके खिलाफ तो हो ही जाएगा। इसीलिए वह उसका यह मानना था कि अब साफ-साफ वो कहता है, जैसे हमारे यहाँ ही है, किसी की मृत्यु हो जाती है, माँ-बाप की किसी की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति इसको कुछ न कुछ दिन बाद भूल जाता है। लेकिन अगर उसने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया है, तो अक्सर उनकी अच्छाइयों की बात तो नहीं करेगा, लेकिन यह अक्सर कहेगा, देखो ये करके चले गए थे, वो करके चले गए थे, या हम आप किसी की मृत्यु हो गई उसको भूल जाएँगे, लेकिन जो हमारी संपत्ति किसी के द्वारा हड़प ली गई है या उसको ले ली गई है या किसी ने छीन लिया हुआ है, तो हम उसको अक्सर अपनी मृत्यु तक भी नहीं भूलते कि उसने मेरा बहुत नुकसान किया। ठीक है? आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्या कह रहा है? प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। पहला विकल्प क्या है? उसने नगर राज्य के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक। किसका जनक? प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? यही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है? आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है, उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। दूसरा, उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। तीसरा, वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। और अगला है, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्यों? ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा भाई?
इसलिए क्योंकि जो प्लेटो है उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। अच्छाई के विचार पर। अच्छाई का विचार किस रेफरेंस में भाई? वो यह मानता था कि राज्य की स्थापना सकारात्मक स्वरूप में होनी चाहिए। वह यह मानता था कि जो राज्य है वह एक आदर्श स्वरूप में होना चाहिए। आदर्श स्वरूप में होना चाहिए। और उसका आदर्श स्वरूप क्या है? वह यह मानता था कि राज्य में जितनी भी चीजें होंगी वह कैसी होंगी? वह इस प्रकार से होंगी कि उसमें बुराइयां कम से कम हो। ठीक है, बुराइयां कम से कम हो और अच्छाइयां अधिक हो। और इसीलिए वह मानता था कि राज्य का जो शासन है वह कौन करे? राज्य का शासन कौन करे? सर्वगुण संपन्न राजा करे। यानी राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजा दार्शनिक होना चाहिए, राजा में न्याय का गुण होना चाहिए। और वह यह मानता था कि राजा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार का बुराई रहित राजा उसको कहां मिलता? इस प्रकार का बुराई रहित राजा उसको कहां मिलता भाई? इस प्रकार का राजा उसको दार्शनिक में ही कहीं ना कहीं मिलता। इसलिए उसने कहा कि दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रूसो, पार्कर, केटलिन, फोस्टर। किसका कथन है भाई? रूसो का है, बार्कर का है, कैटलिन का है या फिर रूसो का है, बार्कर का है, कैटलिन का है या फिर फोस्टर का है? यह किसने कहा है भाई? इन रिपब्लिक को बहुत ही महान ग्रंथ बनाया। किसने बनाया है? रूसो ने बनाया है। क्या कहता है रूसो? वास्तव में प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है और उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वह शिक्षा को प्रमुखता देता है, प्लेटो जैसा सोचता है उसको रूसो सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो यह मानता है कि जो रिपब्लिक है बेसिकली यह शिक्षा की ही वकालत करता है। वह यह मानता है कि शिक्षा सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। दूसरा, यह मानता है कि शिक्षा कम से कम शासक वर्ग में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए मानता है कि जो राजा होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए और उसको दार्शनिक स्वभाव वाला होना चाहिए। यानी वह मानता था कि जो शासक वर्ग है उसे कैसा होना चाहिए? उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब यानी शिक्षा को महत्व देता है। इसी बात को रूसो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। वह कहता है कि अगर आप रिपब्लिक को केवल राजनीतिक ग्रंथ मानते हैं तो गलत मानते हैं। वास्तव में यह ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पहली बार शिक्षा की वकालत करता है। यानी वह चाहता है कि राज्य के नागरिक जो हैं वो क्या हों? शिक्षित हों और कम से कम शासक वर्ग तो अवश्य ही शिक्षित रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार या पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में कौन सी, यहां याद रखिएगा, निम्न में कौन सी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, दार्शनिक का शासन, अभी मैंने बताया कि प्लेटो तो चाहता ही था कि दार्शनिक राजा ही जो है राज्य का शासन करे। दूसरा, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद। साम्यवाद मतलब बराबरी। प्लेटो स्पष्ट तौर पर मानता था कि संपत्ति का बंटवारा बराबर होना चाहिए।
वह यह मानता था कि जैसे आपको पता होगा, वह मेल डॉग और फीमेल डॉग का एग्जाम्पल देता है कि मेल डॉग के पास पावर ज्यादा है, फीमेल डॉग के पास पावर कम है। मेल डॉग के पास पावर ज्यादा है, फीमेल डॉग के पास पावर कम है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही बराबर के अधिकारी हैं, क्योंकि दोनों का बराबर कार्य है। एक का कार्य घर से बाहर है, एक का कार्य घर के अंदर है, इसलिए परिवार और संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। यहाँ पर नर नारी का समान अधिकार, तो मेल फीमेल को क्या करता है, इक्वल राइट देने की बात करता है। कौन? प्लेटो। उसका यह मानना था कि जो है परिवार में जो पुरुष सदस्य है और परिवार में जो स्त्री सदस्य है, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि कम ज्यादा अधिकार से परिवार में साम्यवादिता नहीं रहेगी, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक होगी। अब स्पष्ट तौर पर इसका उत्तर सी में मिल जाता है, पुरुष प्रधान परिवार। पुरुष प्रधान परिवार की वकालत अपने आदर्श राज्य में वह नहीं करता है, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में पुरुष प्रधान परिवार शामिल नहीं है, क्योंकि वह परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकारी मानता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? लियो स्ट्रॉस, बर्लिन, हन्ना आरेंट, कार्ल पापर। यहां देखिएगा, लियो स्ट्रॉस, बर्लिन, हन्ना आरेंट, कार्ल पापर। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन हन्ना आरेंट और कार्ल पापर में। कुछ में चीज सोचना है आपको, इसमें सीधे आंसर होगा डी, यानी कार्ल पापर। कार्ल पॉपर क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर की एक बुक थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, यानी खुला समाज और उसके शत्रु में। इसमें क्या कहता है, इसमें पॉपर क्या कहता है कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। वह यह मानता था कि प्लेटो का जो दर्शन है वह सत्तावादी है और सर्वाधिकारवादी है, और सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी मुक्त समाज का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह क्या करता था, शासक वर्ग को और संरक्षक वर्ग को, प्लेटो जो है शासक वर्ग और संरक्षक वर्ग को मिथ्स के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव देता है, यानी उनको बहुत सारा अधिकार दे देता है। और अगर उनको बहुत सारा अधिकार दे देगा तो मुक्त समाज कैसे बन पाएगा? ठीक है, यानी इसमें एक तरह से वह शासक वर्ग और जो है शासक वर्ग को, संरक्षक वर्ग को एक तरह से विशिष्ट वर्ग मानता है, और विशिष्ट वर्ग मानते हुए उनको ढेर सारे अधिकार दे देता है। और अगर विशिष्ट वर्ग को संरक्षण दे दिया जाएगा तो मुक्त समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी आधार पर कार्ल पॉपर क्या मानता है, उनको, किसको, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह कभी है, भा है, भा है ये। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? यानी प्लेटो यह मानता था कि अगर आप यह सोचिए कि न्यायपूर्ण मनुष्य बन सकता है, तो शायद ऐसा नहीं हो। सभी मनुष्य न्यायपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन राज्य को न्यायपूर्ण अवश्य बनाया जा सकता है, यानी राज्य को न्यायपूर्ण अवश्य बनाया जा सकता है। राज्य को न्यायपूर्ण अवश्य बनाया जा सकता है। तो प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? दार्शनिक राजा, परोपकारी शासक, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं। वास्तव में इसमें एक ई विकल्प आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ई विकल्प भी आप बना सकते हैं। नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, साफ है, एकदम क्लियर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप एक से ही आपका काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई साहब क्या कह रहा है इसमें, ध्यान समझिएगा आप लोग कि व्यक्ति को आप न्यायपूर्ण नहीं बना सकते हैं, लेकिन राज्य को तो बना सकते हैं ना। और राज्य को न्यायपूर्ण कौन बनाएगा? राज्य को न्यायपूर्ण कौन बनाएगा भाई? दार्शनिक राजा जो होगा वही व्यक्ति को न्यायपूर्ण बना सकता है। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना, यानी दार्शनिक राजा तो राज्य को न्यायपूर्ण बना सकता है ना, तो इसमें परोपकारी शासक की जरूरत नहीं है, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की जरूरत भी नहीं है, और बाकी डी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दार्शनिक राजा से ही काम चल जाएगा, क्योंकि दार्शनिक राजा जो है ये राज्य को न्यायपूर्ण बनाने की ओर ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलन कीजिए, निम्न में से सही सुमेलन कीजिए। ए को आपको इनमें से मिलाना है, मैं क्या बिली। पहला क्या कह रहा है भाई? मैं क्या बिली, यानी इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है ना, मैं क्या बिली ने नहीं कहा था, यानी विचारक और कथन को मिलाना है आपको। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता ना, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। हाँ, ये तो मैकियावेली कहता है, कुछ नहीं करना है इसको। मैकियावेली को मिलाइए किससे? थर्ड से मिलाइए। ठीक है, यानी स्पष्ट तौर पर मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति के छल कपट को जानने के लिए, या व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ेगा, और डराने के लिए लॉयन जैसा बनना पड़ेगा, शेर जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, मिल का कथन क्या है यहाँ पर? इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, मिल ने नहीं कहा था। इस पुष्पिन के बारे में भी नहीं कहा था, और छल कपट वाला ये हो ही गया। तो इसमें अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति का संप्रभु होता है। बिल्कुल, क्या सही है? मिल बहुत अच्छी बात कहता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर और अपने शरीर पर ही, व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर और अपने शरीर पर ही पूर्ण नियंत्रण होता है, बाकी वह किसी और पर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकता है। ग्रीन का स्टेटमेंट क्या है भाई यहाँ पर? इच्छा ना कि सत्य राज्य का आधार है, बिल्कुल सही सही है। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा भाई? सी का 1 हो जाएगा। किसमें मिल रहा है ये? ए का 3 किसमें है? तो पहले में ही है भाई, ज्यादा कुछ सोचने नहीं चाहिए था आपको। सीधे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का थर्ड। ठीक है, बचा क्या? बेंथम का। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। बेंथम कहता है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर स्टेटमेंट पहले दिया गया है, बाद में दिए गए हैं, विचारक बाद में दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है। यानी वह कहता है कि तलवार के बिना अगर आप कोई निवेदन कर रहे हैं, कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, तो वास्तव में यह केवल एक शब्द हो सकता है बस। या किसने कहा था? यह किसने कहा था? बताइए भाई। ये हॉब्स का स्टेटमेंट है, ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। इसका मतलब ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, और ए का थर्ड तो कई में है भाई, ए का थर्ड तो कई में है, यानी अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ से मिला दें, ठीक है, तो ए का थर्ड तो कई में है। बी पे आई जाइए। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी सख्त की अवधारणा की बात करता है यहाँ पर। और सख्त की अवधारणा की बात कौन कर सकता है यहाँ? मेरे हिसाब से क्या होगा भाई? बी का 4 हो सकता है, बी का 4, बी का 4 भी 2 में है, का मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। यानी यहाँ शक्ति को कह रहा, शक्ति के दम पर आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या हो रहा है? शक्ति के दम पर आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, शक्ति के दम पर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट है वास्तव में गोंदा का।
तो सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये तो। सी का 1 भी 2 में है तो डी देखना पड़ेगा। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। उसके चरित्र को कुंठित करता है। इतनी अच्छी बात कौन कर सकता है? इतनी अच्छी बात तो मिल ही कर सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी का 2 अगर होगा तो फिर डी का 2 इसमें है। ओके, ये हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, कुछ गलती हुई है इसमें। कुछ गलत हुआ है इसमें। पहला आंसर आप मिलाइए इसको ऐसे, इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, और अब आप इसको फिर से मिलाइए जिससे गड़बड़ी ना होने पाए। बता दीजिए और फिर से मिला लीजिए आप, इसके हिसाब से मिलाइए। सही है एकदम ये विकल्प आपका। कुछ लाइन्स और इस गलत लग रही है। ए का 3rd होगा, यानी तलवार के बिना पे संविदा एक, ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, और बी का क्या होगा 4 होगा, रूसो का स्टेटमेंट है। ठीक है, और सी का 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने यही मिलाया था। और डी जो है का मिल स्टेटमेंट है। कोई एक आध लाइन शायद गलत गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी पहले कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और फिर आगे विचारक दिए गए हैं, यानी एक तरह से अवधारणाएं दी गई हैं और विचारक दिए गए हैं। इनमें बताना है आपको कौन सा सही है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया था? राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था? दार्शनिक उग्रवाद किसने दिया था? नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। यह बहुत रट लीजिएगा ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा, कई बार क्योंकि थोड़ा टफ है, इसे रट लीजिएगा इसको आप। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया था बोसांके ने। किसने? बोसांके ने। तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत दिया था एल्सन ने, तो क्या हो जाएगा बी का 3rd हो जाएगा। दार्शनिक उग्रवाद किसने दिया था? दार्शनिक उग्रवाद, थोड़ा सा विकल्प यहाँ पर आगे पीछे किए गए हैं तो गड़बड़ ना होइएगा, तो समझ लीजिएगा। सी का 2nd होगा बेंथम। दार्शनिक उग्रवाद किसने दिया था? दार्शनिक उग्रवाद जो है वो बेंथम ने दिया था। बेंथम ने। बचा क्या इसमें कि नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, इसका हो जाएगा 1। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसमें आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये थे कुल आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, कोशिश कीजिएगा रट लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टैबलेट में अभी हमें को प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे इसमें हैबिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब इसके बाद अगले सेट पर। थैंक यू।